गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का हमारा लेक्चर है G2 फेज। अब G2 फेज में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले भी हम थोड़ा प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस करा, क्या चीजें बताई, सारी चीजें थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट ओवरव्यू ले लें। सो सेल साइकिल में टोटल दो फेजेस थी, एक इंटरफेज था, एक एम फेज था। टोटल कोई भी सेल इंटरफेज में कितना टाइम बिताता है? 24 आवर्स तक बिताता है। एम फेज में 1 आवर तक। ठीक, डिवीजन डिवीजन के लिए। और अगर टाइमिंग की बात करी जाए तो इंटरफेज के G1 फेज में कोई भी सेल अप्रोक्स 6 से 8 घंटा तक बिताता है। यस। और यस फेज में अप्रोक्स 6 से 8 घंटा उसमें भी बिताता है। अगर G2 फेज की बात करी जाए तो कोई भी सेल अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए बिफोर डिवीजन अप्रोक्स 3 to 5 आवर्स तक लेता है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है। सो G2 फेज को अगर हम देखें तो G2 फेज को हम सेकेंड ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, प्रिपरेशन फेज भी बोलते हैं। यस। और इसको लास्ट स्टेज ऑफ इंटर फेज भी बोलते हैं। यस। अब सेकंड ग्रोथ फेज क्यों बोलते हैं? सेकंड ग्रोथ फेज इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जो G1 फेज में जो ग्रोथ रिमेन हो गया था, मीन्स जो बचा था ग्रोथ होना, वो अब इस G2 फेज में होगा। यस। और प्रिपरेशन फेज और क्यों बोला जाता है? प्रिपरेशन इसलिए बोला जाता है कि इसमें कोई भी सेल क्वालिटी कंट्रोल के लिए आता है। मीन्स कि जितना डेवलपमेंट होना था, जितना प्रोटीन सिंथेसिस होना था, जितना एंजाइम बनना था, या फिर जितना डुप्लीकेशन होना था या डीएनए रेप्लिकेशन जितना होना था, वो सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं कि नहीं। क्योंकि इसमें जो है G2 फेज में कोई भी सेल अप्रोक्स बहुत शॉर्ट टाइम तक ही रहता है, बस जस्ट अपने आप को बस क्वालिटी चेकअप के लिए आता है। क्वालिटी चेक हुई, फिर उसके बाद जस्ट मूव करी डिवीजन के लिए। यस। तो अगर टाइमिंग की बात करें तो इसको कितना टाइम लगता है कोई भी सेल को? इसमें G2 फेज में 3 to 5 आवर्स तक लगता है। अगर इवेंट की बात करें कि क्या क्या चीजें G2 फेज में होती हैं, तो पहला क्या होता है? चेक पॉइंट्स हैं ये, जो क्या करती हैं? फाइनल चेकअप के लिए होती हैं कि मीन्स जो सेल में ग्रोथ होना चाहिए था वो एक्चुअल में हो गया है कि नहीं, जितना प्रोटीन बनना था उतना प्रोटीन बना है कि नहीं। ये सारी चीजें G2 फेज में एश्योर करती हैं। फिर टू 2 नंबर के पॉइंट में अगर देखा जाए तो G2 फेज में अप्रोक्स डीएनए सिंथेसिस नहीं होता, यहाँ पे जस्ट प्रिपरेशन होता है, खुद को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए। ठीक। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है यस फेज में, उसमें कोई गलती या कोई एरर तो नहीं आया। अगर एरर आया है तो यही G2 फेज में उसको करेक्ट होएगा, करेक्शन होएगा। रिपेयर रिपेयर से रिपेयर करेगा। अगर रिपेयर से ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका एपोप्टोसिस करवा देता है वो उस सेल का, ताकि डिवीजन एरर सेल का ना हो। क्योंकि एरर सेल का जिसमें डीएनए डैमेज हो चुका है, उसका डिवीजन करना मीन्स अपने लाइफ को ही खत्म करना है। मीन्स ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई भी डैमेज डीएनए है उसमें रिपेयर हुआ और इस फेज को भी वो क्रॉस कर गया, तो फिर श्योर है कि वो नॉर्मल सेल नहीं, वो कैंसर सेल में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो इसमें मेन और कोई नया चीज बनने का प्रोसेस नहीं है। इसमें सारी चीजें जो ऑलरेडी बन चुकी हैं बस उसी को एश्योर करने के लिए ये G2 फेज है। इसमें बस क्वालिटी चेकअप होता है। ठीक है ना। तो अगर प्रोटीन्स की बात करें तो इसी में भी प्रोटीन्स बनती हैं, बट जो प्रोटीन पहले से बनी हुई हैं उसको भी एश्योर करने के लिए, मीन्स कि अगर जो प्रोटीन बनी है लाइक यस फेज में हिस्टोन प्रोटीन बन रहा था। हिस्टोन प्रोटीन क्यों बन रहा था? कि कोई भी डीएनए जब डुप्लीकेट उसका हो जाता है, रेप्लिकेशन हो जाता है, रेप्लिकेशन होने के बाद न्यूक्लियस में डीएनए फ्रीली मूव नहीं कर सकता या फ्रीली नहीं रह सकता, तो उसको बाइंड अप कराने के लिए हिस्टोन प्रोटीन यस फेज में बन रहा था।
कि डीएनए जो डुप्लीकेट होके आया है वो हिस्टोन के साथ बाइंड अप करके फिर एक न्यूक्लियोसोम बनाए, न्यूक्लियोसोम बना के फिर वही न्यूक्लियस के अंदर ही रहे, ताकि डिवीजन जब होए तो उस टाइम पे भी क्या क्या चीजें बनेंगी, क्या कन्वर्ट होएगा फिर वही न्यूक्लियोसोम से, वो हम अभी पढ़ेंगे। यस। सो और क्या इसमें होता है, सेम वही सारी चीजें जो हैं, सारी चीजें वही हैं कि इसमें क्वालिटी कंट्रोल चेक होना। ठीक। अब प्रोटीन्स की अगर बात करें तो इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रोड्यूस होता है या फिर सिंथेसाइज होता है। अब इसमें सिंथेसाइज ट्यूबुलिन में स्पेशली क्या, काइनेसिन, यस, एंड डाइनिन। तो अब काइनेसिन और डाइनिन ये दोनों प्रोटीन्स क्या करती हैं, पहला तो स्पेंडल जो फॉर्मेशन है, स्पेंडल फाइबर जो फॉर्मेशन है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब हम पढ़ाई करेंगे तो स्पेंडल फाइबर के बारे में हम बहुत बहुत चीजें पढ़ेंगे। तो इसमें जस्ट यही सोचो कि ट्यूबलिन क्या करता है कि स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन में मदद करता है, साथ साथ में क्रोमोसोम के मूवमेंट में भी ये मदद करता है। ठीक है। दूसरा प्रोटीन कौन बनता है, हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन हमने प्रीवियस यस फेज में हमने पढ़ा था एकदम पूरा डिटेल में। तो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो एक बार ये यस फेज का जाके देख के आओ, फिर उसके बाद ये G2 फेज पढ़ोगे तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है ना। हिस्टोन प्रोटीन क्या है कि ये प्रोटीन क्या करता है, ये डीएनए के साथ बाइंड करता है, बाइंड करके एक न्यूक्लियोसोम बनाता है। ठीक है। न्यूक्लियोसोम बना के फिर वही न्यूक्लियोसोम बना के फिर क्या करता है, वो डीएनए को स्टोर करके वही न्यूक्लियस के अंदर रखता है। ठीक है ना। जो काइनेज एंजाइम है, इसको हम काइनेज एंजाइम को हम माइटोटिक एंजाइम भी बोलते हैं। अब ये काम क्या करता है, स्पेंडल फॉर्मेशन में मदद करता है, साथ साथ में कि ये क्रोमोसोम के डुप्लीकेशन में भी मदद करता है, कि ड्यूरिंग जब सेल डिवीजन होए क्रोमोसोम जब डुप्लीकेट होता है तो उस टाइम पे भी यही एंजाइम की मदद से ही होता है। ठीक है ना। और एक और प्रोटीन है जिसका नाम है सेंट्रोम सेंट्रोसोमल सेंट्रोसोमल प्रोटीन और सेंट्रोजोमल प्रोटीन। अब सेंट्रोजोमल प्रोटीन क्या करता है कि ये सेंट्रोसोम जो एस फेज में डुप्लीकेट हुआ था उसका एश्योरेंस में, और साथ साथ में और उसमें डुप्लीकेशन की जरूरत तो नहीं है, उसके लिए ये होता है। यस। और अगर हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन एक्चुअल में हमने क्या पढ़ा था कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन एक साथ बाइंड होते हैं, बाइंड होके एक न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। यस। न्यूक्लियोसोम मीन्स कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जब एक साथ बाइंड अप होती है तो ये क्या करती है, न्यूक्लियोसोम बनाती है। और यही न्यूक्लियोसोम जब दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियोसोम जब एक साथ मिलती हैं तो ये क्या बनाती है, क्रोमेटीन बनाती है। क्रोमेटीन बनाती है। और यही क्रोमेटीन जब कंडेंस होता है तो यही क्रोमोसोम बनता है। यस। ठीक। सो ये था प्रोटीन के बारे में। अब जो मेन, अब अगर बात करी जाए G2 फेज की, तो यही मेन फेज है क्वालिटी चेकअप कि अब सारी चीजें, फॉर एग्जांपल सेल ग्रोथ हो चुका है, बाकी एनर्जी जितनी होनी चाहिए उतना एनर्जी भी है, साथ साथ में हर एक प्रोटीन बन चुका है, एंजाइम्स बन चुकी हैं, तो अब क्या है, अब क्वालिटी चेकअप होएगा G2 फेज में। क्वालिटी चेकअप कैसे होएगा, इफ अगर क्वालिटी में कोई मीन्स क्वालिटी में कोई कमी आई तो वो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा क्या, एटीएम और एटीआर काइनेज को एक्टिवेट करेगा। जब ये दोनों काइनेज एक्टिवेट होती हैं तो क्या करती हैं, ये जो चेक पॉइंट्स हैं G2 फेज में, टोटल 2 चेक पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट 1 एंड चेक पॉइंट 2, सेम लाइक एज G1 फेज। अब जब ये एक्टिवेट होती हैं तो ये क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं चेक पॉइंट्स को। एटीएम और एटीआर जब एक्टिवेट होती हैं तो क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं चेक पॉइंट्स को। अब जब चेक पॉइंट्स ब्लॉक हुई तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम प्रोटीन एक्टिवेट होता है जिसको हम बोलते हैं P53। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी दोनों टाइम G1 फेज में भी पढ़ा है और यस फेज में भी पढ़ा है।
कि जब P53 प्रोटीन एक्टिवेट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर सप्रेशन प्रोटीन बोलते हैं। और जब ये एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है कि P21 और P16 प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। और जब ये एक्टिवेट हुआ तो जो साइक्लिन, जो मैच्योरेशन प्रोमेटिंग फैक्टर जो है, मीन्स माइटोसिस प्रोमेटिंग फैक्टर जो है, जब सेल को माइटोसिस सेल डिवीजन तक लेके जाता है, जो एक फैक्टर उसको क्या करता है, इनहेबिट कर देता है, इनहेबिट टू साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। और जब ये साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज ही बंद हुआ, जो मेन वो पॉइंट है जो सेल को पुश करता है एक फेज से दूसरे फेज में ले जाने के लिए, तो जब वही बंद हो गया, उसी का इनहेबिट हो गया, तो वो क्या करेगा, जो सेल है, सेल साइकिल है, उसी को क्या करेगा, अरेस्ट करेगा, स्टॉप कर देगा। स्टॉप करने के बाद क्या होगा जी, जब सेल स्टॉप हुआ, सेल स्टॉप होने के बाद या तो रिपेयर होएगा। अब रिपेयर कहाँ होगा, G0 फेज में। यस, पिछले लेक्चर में हमने बहुत बात करी है G0 के फेज में। और अगर रिपेयर लायक है, मीन्स कम डैमेज हुआ है, तो रिपेयर से तो ठीक हो जाएगा। बट अगर ज्यादा ज्यादा उसमें रिपेयर की जरूरत है तो वो क्या कर देगा, डायरेक्ट एपोप्टोसिस करा देगा। एपोप्टोसिस मीन्स कि प्रोग्राम सेल डेथ करा देगा, मीन्स उस सेल का आप कोई काम नहीं, ठीक है। बट इन केस अगर सारी चीजें ठीक है, सारा चीज एकदम ठीक है, सेल का ग्रोथ भी ठीक है, हर एक चीज ठीक है, तब क्या होएगा कि साइक्लिन बी और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1 ये दोनों एक्टिवेट होंगी। एक्टिवेट होके ये क्या करेंगे, फास्फोराइलेट करेंगी आरबी प्रोटीन को। आरबी प्रोटीन मींस रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, ये एक्टिवेट होगा। और इससे क्या होगा, E2F फैक्टर एक्टिवेट होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो क्या करता है कि जीन को एक्टिवेट करता है, जो जीन पुश करता है किसी भी सेल को दूसरे फेज में जाने के लिए। यस, जब वो जीन एक्टिवेट हुआ तो वही सेल कहाँ मूव करेगा, यम फेज। समझ में आया, ये था G2 फेज। अब G2 फेज को एक बारी फिर से ओवरव्यू देख लो कि सारा चीज कंप्लीट है। डीएनए रेप्लिकेशन जो होना था वो सारी चीजें हो गई है, सेल ग्रोथ जो होना था वो हो गया है, प्लस जो इंजाइम बनना था वो बन चुका है, प्रोटीन जो बनना था वो बन चुका है। तो अब क्या होएगा कि जो साइक्लिन बी और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो है वो एक्टिवेट होके क्या करेंगे, सेल को पुश कराने में, मींस G2 फेज से अब एन फेज में ट्रांसफर करेंगे कि उसका डिवीजन हो। अगर इन केस डीएनए डैमेज हो गया, ये फेज हो, ये तीनों फेजों के एक, यहाँ G1 फेज में ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुआ, या G2 यस फेज में, यस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन जो हुआ उसमें कोई खामी या कोई एरर आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गया है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम, जो यहाँ से मिस हो गया, जो यस फेज में जो चेक पॉइंट्स प्रेजेंट है वहां से मिस हो गया है, तो यहाँ पे आके वो चेक होंगे। ठीक, अगर यहाँ पे भी मैनेज एबल नहीं है, मीन्स कि उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं, रिपेयर नहीं कर सकते, तो उसका क्या होगा, उसका क्या होगा कि एटीएम और एटीआर प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होंगी। वो एक्टिवेट होते ही क्या करेंगे, चेक पॉइंट्स को बंद करेंगे। बंद करने के बाद अब क्या होगा कि P53 प्रोटीन एक्टिवेट होगा। ये एक्टिवेट होने के बाद P21 और P16 प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, जो क्या करती हैं, इनहेबिट करती है किसको, जो साइक्लिन है या साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, जिसकी मदद से कोई भी सेल एक फेज से दूसरे फेज में जाता है। जब वही बंद होगा तो सेल साइकिल जो था, इंटरफेज जो था, वही स्टॉप हो जाएगा। अब वो जब स्टॉप हुआ तो कोई भी सेल या तो G0 फेज में जाएगा जहां रिपेयर होगा। अगर रिपेयर कम है, मीन्स रिपेयर मीन्स डैमेज कम है, तो रिपेयर करके ठीक हो जाएगा, फिर फर्दर और यस फेज में कन्वर्ट कर देगा, या फिर G2 फेज से यम फेज में चला जाएगा। बट अगर जरूरत से ज्यादा उसमें एरर है तो वो क्या करेगा, एपोप्टोसिस करा देगा, मीन्स प्रोग्राम सेल डेथ करवा देगा।
ठीक है ना। तो थैंक यू क्लास, ये था हमारा G2 फेज। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा M फेज के ऊपर, जिसमें हमने अप्रोक्स जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था काइरोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, मींस द एक्चुअल सेल डिवीजन प्रोसेस, वो हम पढ़ेंगे। यस, तो थैंक यू क्लास।